18वीं पुतली तारामती की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य की गुणग्राहिता का कोई जवाब नहीं था। वे विद्वानों तथा कलाकारों को बहुत सम्मान देते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान तथा कलाकार मौजूद थे। फिर भी अन्य राज्यों से भी योग्य व्यक्ति आकर अपनी योग्यता के अनुरूप आदर और पारितोषिक प्राप्त करते थे। एक दिन विक्रम के दरबार में दक्षिण भारत के किसी राज्य से एक विद्वान आया। उसका कहना था कि विश्वासघात विश्व का सबसे नीच कर्म है। उसने राजा को अपना विचार स्पष्ट करने के लिए एक कथा सुनाई। उसने कहा, आर्यावर्त में बहुत समय पहले एक राजा था। उसका भरा पूरा परिवार था। फिर भी 70 वर्ष की आयु में उसने एक रूपवती कन्या से विवाह किया। वह नई रानी के रूप पर इतना मोहित हो गया कि उसे एक पल भी अलग होने का उसका मन नहीं करता था। वह चाहता था कि हर वक्त उसका चेहरा उसके सामने रहे। वह नई रानी को दरबार में भी अपने बगल में बिठाने लगा। उसके सामने कोई भी कुछ बोलने का साहस नहीं करता था, मगर उसकी पीठ पीछे सब उसका उपहास करते थे। राजा के महामंत्री को यह बात बुरी लगी। उसने एकांत में राजा से कहा कि सब उसकी इस बात की आलोचना करते हैं। अगर वह हर पल नई रानी का चेहरा देखता रहना चाहता है तो उसकी एक अच्छी सी तस्वीर बनवाकर राज सिंहासन के सामने रखवा दे। चूंकि इस राज्य में राजा के अकेले बैठने की परंपरा रही है, इसलिए रानी को दरबार में अपने साथ लाना अशोभनीय है। महामंत्री राजा का युवा काल से ही मित्र जैसा था और राजा उसकी हर बात को गंभीरता पूर्वक लेता था। उसने महामंत्री से किसी अच्छे चित्रकार को छोटी रानी का चित्र बनवाने का काम सौंपने को कहा। महामंत्री ने एक बहुत ही योग्य चित्रकार को बुलाया। चित्रकार ने रानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब चित्र बनकर राजदरबार में आया तो हर कोई चित्रकार का प्रशंसक हो गया। बारीक से बारीक चीज को भी चित्रकार ने उस चित्र में उतार दिया था। चित्र ऐसा जीवंत था मानो छोटी रानी किसी भी क्षण बोल पड़ेगी। राजा को भी चित्र बहुत पसंद आया। तभी उसकी नजर चित्रकार द्वारा बनाई गई रानी की जंघा पर गई, जिस पर चित्रकार ने बड़ी सफाई से एक तिल दिखा दिया था। राजा को शंका हुई कि रानी के गुप्त अंग भी चित्रकार ने देखे हैं और क्रोधित होकर उसने चित्रकार से सच्चाई बताने को कहा। चित्रकार ने पूरी शालीनता से उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्रकृति ने उसे सूक्ष्म दृष्टि दी है, जिससे वह छिपी हुई बात भी जान सकता है। तिल उसी का एक प्रमाण है और उसने तिल को खूबसूरती बढ़ाने के लिए चित्र में दर्शाया है। राजा को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्लादों को बुलाकर आदेश दिया कि चित्रकार को घने जंगल में ले जाकर उसकी गर्दन काट दी जाए और उसकी आंखें निकालकर दरबार में उसके सामने पेश की जाए। महामंत्री को पता था कि चित्रकार की बातें सच हैं। उसने रास्ते में जल्लादों को धन का लोभ देकर चित्रकार को मुक्त करवा लिया और उन्हें किसी हिरण को मारकर उसकी आंखें निकाल लाने को कहा, ताकि राजा को विश्वास हो जाए कि कलाकार को खत्म कर दिया गया है। चित्रकार को लेकर महामंत्री अपने भवन ले आया और चित्रकार वेश बदलकर उसी के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा का पुत्र शिकार खेलने गया तो एक शेर उसके पीछे पड़ गया। राजकुमार जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसकी नजर पेड़ पर पहले से मौजूद एक भालू पर पड़ी। भालू से वह भयभीत हुआ तो भालू ने उसे निश्चिंत रहने को कहा। भालू ने कहा कि वह भी उसी की तरह शेर से डरकर पेड़ पर चढ़ा हुआ है और शेर के जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। शेर भूखा था और उन दोनों पर नजर जमाए पेड़ के नीचे बैठा था। राजकुमार को बैठे बैठे नींद आने लगी और जागे रहना मुश्किल लगने लगा। भालू ने उसे अपनी ओर बुला लिया और एक घनी शाखा पर कुछ देर सो लेने को कहा। भालू ने कहा कि जब वह सोकर उठेगा तो वह जागकर रखवाली करेगा और भालू सोएगा। जब राजकुमार सो गया तो शेर ने भालू को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह और भालू वन्य प्राणी हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे का भला सोचना चाहिए। मनुष्य कभी भी वन्य प्राणियों का मित्र नहीं हो सकता। उसने भालू से राजकुमार को गिरा देने को कहा ताकि वह उसे अपना शिकार बना सके, मगर भालू ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि वह विश्वासघात नहीं कर सकता। शेर मन महसूस कर रह गया। 4 घंटों की नींद पूरी करने के बाद जब राजकुमार जागा तो भालू की बारी आई और वह सो गया। अब शेर ने राजकुमार को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह भालू के लिए क्यों दुख झेल रहा है। अगर वह भालू को गिरा दे तो शेर की भूख मिट जाएगी और वह आराम से राजमहल लौट सकता है। राजकुमार उसकी बातों में आ गया। उसने धक्का देकर भालू को गिराने की कोशिश की, मगर भालू न जाने कैसे जाग गया और राजकुमार को विश्वासघाती कहकर खूब धिक्कारा। राजकुमार की अंतरात्मा ने उसे इतना कोसा कि वह गूंगा हो गया। जब शेर भूख के मारे जंगल में अन्य शिकार की खोज में निकल गया तो वह राजमहल पहुंचा। किसी को भी उसके गूंगा हो जाने की बात समझ में नहीं आई। कई बड़े वैद्य आए, मगर राजकुमार का रोग किसी की समझ में नहीं आया। आखिरकार महामंत्री के घर छिपा हुआ वही कलाकार वैद्य का रूप धरकर राजकुमार के पास आया। उसने गूंगे राजकुमार के चेहरे के भाव पढ़कर सब कुछ जान लिया। उसने राजकुमार से संकेतों की भाषा में पूछा कि क्या वह आत्मग्लानि से पीड़ित होकर अपनी वाणी खो चुका है। तो राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। रोने से उस पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा और उसकी खोई हुई वाणी लौट आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने राजकुमार के चेहरे को देखकर सच्चाई कैसे जान ली।
तब चित्रकार ने उत्तर दिया कि जिस तरह कलाकार ने उनकी रानी की जांघ का तिल देख लिया था। राजा तुरंत समझ गया कि वह वही कलाकार है जिसके वध की उसने आज्ञा दी थी। वह चित्रकार से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा और ढेर सारे इनाम देकर उसे सम्मानित किया। उस दक्षिण के विद्वान की कथा से विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए तथा उसके पांडित्य का सम्मान करते हुए उन्होंने उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। रूपरेखा नामक 19वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 2 तपस्वी एक जटिल प्रश्न लेकर आए। क्या मनुष्य का मन उसके कार्यों पर नियंत्रण रखता है या ज्ञान? एक तपस्वी का मानना था कि मन ही सब पर शासन करता है। दूसरा कहता था कि ज्ञान ही निर्णायक होता है। राजा विक्रम ने इस पर विचार किया और सत्य जानने के लिए सामान्य नागरिक के वेश में राज्य भ्रमण किया। उन्होंने एक दिन सेठ गोपाल दास के छोटे बेटे को विपन्न अवस्था में देखा, जबकि वह अत्यंत धनी परिवार से था। युवक ने बताया कि उसे जब पिता से धन मिला तो उसने मन की चंचलता में बहकर शराब, जुआ और बुरी संगत में धन गंवा दिया, जबकि उसका भाई संयम और ज्ञान से काम लेकर समृद्ध हो गया। अब वह अनुभव से सीख चुका था और कहा कि अब वह ज्ञान के अनुसार अपने मन पर नियंत्रण रखेगा। राजा ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और प्रेरित किया। फिर दरबार लौटकर उन्होंने तपस्वियों से कहा, मन अगर रथ है तो ज्ञान उसका सारथी है। मन और ज्ञान दोनों का महत्व है, पर ज्ञान से नियंत्रित मन ही व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है। तपस्वी संतुष्ट हुए और राजा को एक चमत्कारी खड़िया दी, जिससे बनी तस्वीरें रात को सजीव हो उठती थीं। राजा चित्र बनाकर आनंद लेने लगे और यह भी समझे कि वे भी एक समय मन के अधीन हो गए थे, पर अब ज्ञान उन्हें कर्तव्य की ओर लौटा लाया है। राजा भोज हर दिन दरबार में आते और पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की कहानियां सुनते। अब तक वे 19 पुतलियों की कथाएं सुन चुके थे। इसी प्रकार वे 20वीं से लेकर 31वीं पुतलियों द्वारा राजा विक्रमादित्य के महानता, त्याग और बलिदान की गाथाएं सुन चुके थे। लेकिन जब 32वीं पुतली रानी रूपवती ने देखा कि राजा भोज सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने जानना चाहा कि राजा भोज में अब पहले जैसी व्यग्रता क्यों नहीं रही। राजा भोज ने उत्तर दिया, राजा, विक्रमादित्य के देवतुल्य गुणों की कथाएं सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में होना असंभव है। मुझे लगता है कि मुझ में बहुत सी कमियां हैं, अतः मैंने निर्णय लिया है कि सिंहासन को उसी स्थान पर पुनः गाड़ दिया जाए जहां से यह प्राप्त हुआ था। राजा भोज की यह बात सुनकर सारी पुतलियां अपनी रानी के पास आ गईं। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा भोज को उनके इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वे भी मुक्त हो गई हैं। आज से यह सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को यह भी बताया कि वे विक्रमादित्य के गुणों के आंशिक स्वामी हैं और इसी कारण उन्हें इस सिंहासन के दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने यह भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा मंद पड़ जाएगी और यह धरती की अन्य वस्तुओं की भांति पुराना होकर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरेगा। इतना कहकर पुतलियां राजा से विदा लेकर आकाश की ओर उड़ गईं। पलक झपकते ही वे सब आकाश में विलीन हो गईं। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलाया और गड्ढा खुदवाने का आदेश दिया। जब गड्ढा खोदा गया तो वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को उसमें दबवा दिया गया। मिट्टी डालकर वैसा ही टीला निर्मित करवाया गया जिस पर बैठकर कभी वह चरवाहा न्याय करता था। लेकिन नया टीला वह चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने वाले टीले में था। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।